वो दोनों छत पर थे। बाहर उसको गले लगाकर खड़ी थी और वेद ने पीछे छत की बाउंड्री को जकड़ा हुआ था। बेशक उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर को थाम सके, लेकिन बाहर को दूर झटकने के लिए जो हिम्मत उसमें आती थी वो आज जवाब दे गई थी। वेद आज तक इस सोच में था कि बाहर उसको पूर्णतः दैविक समझती है और दैविक के प्रति जो उसकी जिद्दी मोहब्बत है उसके तहत उसे बाहों में भर लेती है। लेकिन अब कुछ दिनों से उसे एहसास हो रहा था कि ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं वो वेद के प्रति ऐसा कुछ नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। वेद ने अपने इस ख्याल को बहुत दूर झटक दिया। उसने अब बाहर को अपने से दूर करने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन वो उसे दूर कर पाता उससे पहले ही बाहर ने उसे छोड़ दिया। तुमने सूर्यास्त देखा था क्या अभी? बाहर ने एकदम से पूछा। वेद को उसका ये सवाल कुछ समझ नहीं आया था, फिर भी उसने हाँ में गर्दन हिला दी। देखा था, वेद बोला। तो किस तरफ डूबा था सूरज? बाहर ने दूसरा सवाल पूछा। तो वेद ने अजीब तरीके से देखा। अब क्या इस हद तक पागलपन आ गया है? वेद मन में ही बोला। बताओ ना। बाहर ने दोबारा कहा। सूर्यास्त पश्चिम में ही होता है। आज भी वही हुआ। वेद ने उसे नज़र हटाते हुए कहा और छत से नीचे गार्डन को देखने लगा। फिर सूर्योदय पूरब में हुआ होगा, है ना? बाहर ने पूर्व की ओर देखा। ये क्या बचकाने सवाल है? वेद आज शांति से ही बात कर रहा था। अरे बचकाना कुछ नहीं है। तुम सोचो, सूर्य ने अपनी दिशा नहीं बदली, फिर भी तुमने मुझे खुद से दूर नहीं धकेला। मतलब मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि आज सूर्य किस दिशा से निकला। तुम कुछ समझे? ये जादू था। बाहर खुश होती हुई बोली। उसकी इस बात पर वेद का मन किया कि वो अपना सिर दीवार पर दे मारे। क्या करूँ? यहीं से छलांग लगा दूँ क्या? क्योंकि एक ना एक दिन मुझे ब्रेन हेमरेज हो ही जाएगा इसके साथ रहकर। वो मन ही मन बड़बड़ाया। सच में जादू था ना? बाहर वापस बोल पड़ी। हे, तुम नीचे जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूँ। वो शांति से लेकिन अपने मिजाज में सख्ती घोलकर बोला। आओ अपने असली अवतार में। बाहर कनपट्टी पर हाथ रख बड़बड़ाई। तुम नहीं जाओगी मतलब? कहकर वेद उसकी तरफ बढ़ा तो बाहर हड़बड़ा गई। नहीं, मुझे नीचे मत फेंकना, नहीं तो ये घर सूना हो जाएगा। मैं जा रही हूँ। वो हड़बड़ाते हुए ही बिना वेद की बात सुने भाग गई। हा हा। पीछे वेद अपनी कमर पर हाथ रखकर हंस दिया। ये लड़की भी ना, वेद बोला और अंधेरे में डूबते शहर को देखने लगा। उसे बाहर के लिए अपना पहला संबोधन याद आ गया। पागल लड़की। सच में पागल है और इसके जाने से घर सच में सूना हो जाएगा। वो मन ही मन बोला, फिर लंबी सांस छोड़कर खुद से कहा, जल्दी आकर ले जाओ इसे दैविक, इससे पहले कि मुझे मेरे घर में मेरे अलावा किसी और इंसान को देखने सुनने की आदत होने लगे। वो नीचे आ गया और बाहर के साथ मिलकर खाना बनाने लगा, लेकिन दोनों चुप ही रहे। बाहर डर के मारे कुछ नहीं बोली। हाँ, वो कभी कभी डर जाती थी वेद से, और वेद अपने किसी कारण से चुप रहा। फिर एक रोज शाम होते ही वेद घर जाने को निकल रहा था। उसने अपना कैबिन समेटा, सारी फाइल्स उनकी जगह पर रखी और कार की चाबी लिए कैबिन से बाहर निकला। तभी कैबिन के अंदर आते कबीर और माधव उससे टकरा गए। उफ, क्या पागलपन है ये? वेद ने अपना सिर पकड़कर कहा। अरे अरे सॉरी, बट बात ही कुछ ऐसी है। माधव बोला। क्या बात हो गई? क्यों भाग रहे हो ऐसे? वेद अपना माथा सहलाकर बोला। तो उन दोनों ने उसे पकड़कर वापस चेयर पर बैठा दिया और खुद उसके सामने टेबल पर बैठ गए। तूने न्यूज़पेपर पढ़ा आज का? कबीर बोला। नहीं, क्यों, क्या हुआ? बिजनेस की कोई खास न्यूज़? वेद पूछा। नहीं यार, ये देख तू। कहते हुए कबीर ने उसके सामने न्यूज़पेपर का वो पेज खोलकर रख दिया। गुमशुदा की तलाश, नाम बहार सिंह, लंबाई, रंग, मोबाइल नंबर। वेद ने पढ़ा। ऊपर बहार की तस्वीर भी छपी हुई थी। ये किसने छपवाया होगा? बहार की फैमिली ने या दैविक ने? माधव अखबार देखता हुआ बोला। बहार की फैमिली ने, वेद ने क्लियर कहा। तुझे कैसे पता? हो सकता है दैविक भी उसे ढूंढ रहा हो। आखिर 4 से 5 महीने हो गए उसे यहाँ आए हुए। कबीर बोला। दैविक नहीं ढूंढ रहा, एंड मुझे तो ये लगता है कि वो सब जानता है कि बाहर मेरे साथ है और सुरक्षित है। वेद चेयर पर सिर टिकाता हुआ बोला। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। माधव बोला। समझ तो मुझे भी बहुत कम आ रहा है। शायद उसके पिता अपने बेटे दर्शन सिंह की मौत से बौखला उठे हैं, इसलिए बाहर को जल्द से जल्द ढूंढ निकालना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया है कि इस मर्डर में कहीं न कहीं बाहर इन्वॉल्व है। वेद इतना कुछ कह गया, लेकिन उन दोनों के समझ कुछ नहीं आया, बल्कि वो शॉक्ड थे। क्या उसके भाई दर्शन का मर्डर कब और बाहर कैसे? वो दोनों ही अचंभे में थे। वेद उन्हें उस शाम दर्शन का बाहर को पकड़ कर ले जाना, फिर दैविक की एकदम से एंट्री, बाहर को बचाना और अगले दिन दर्शन की मौत,
सब कुछ विस्तार से बताया। मतलब दैविक ने उसको मार दिया? माधव और कबीर एक दूसरे का चेहरा ही ताकते रह गए। शायद आखिरी बार जो मैंने देखा उसके हिसाब से मुझे तो यही लग रहा है। और दैविक का वहाँ एकदम से आना, इससे कहीं न कहीं ये जाहिर होता है कि वो हम पर नज़र बनाए हुए हैं, या ये कोई संयोग भी हो सकता है। लेकिन ये सब इत्तेफाक से हुआ, मुझे ऐसा नहीं लगता। वेद ने कहा, मतलब बाहर की फैमिली का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है जिसकी सज़ा उन्हें कानून नहीं दे पाई, तो अब दैविक उन्हें यूँ रहस्यमयी तरीके से, इसका मतलब है कि वो उसके छोटे भाई और उसके पिता की भी जान लेगा। कबीर ने दिमाग लगाया। एग्जैक्टली, उसके पूरे पूरे चांसेस है। वो दिखता है लेकिन रुकता नहीं। उसे ये सब करने से कैसे रोके हम? माना कि वो तीनों ये सज़ा डिजर्व करते हैं, लेकिन दैविक क्यों अपने हाथ खून से रंग रहा है? और मुझे टेंशन इस बात की है कि बाहर को जब ये सब पता चलेगा तो वो क्या रिएक्ट करेगी। वेद अपनी उंगलियां कनपट्टी पर चलाते हुए बोला, अरे यार, मुझे क्यों उलझा रहे हो तुम? माधव बेचारगी सा मुंह बनाकर बोला। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। छोड़ो मेरे भाई, ये सब मुझे भी समझ नहीं आ रहा। वेद ने उनका मूड चेंज करने को कहा। फिर वो तीनों घर के लिए निकल गए। कुछ रोज बाद कबीर के फ़ोन पर उसकी मंगेतर नेहा का कॉल आया। हाय, कैसी हो तुम? मुझसे बात किए बिना रहा नहीं जाता ना? कबीर उसका कॉल उठाकर मजाकिया अंदाज में बोला। ये बातें बाद में, पहले मुझे कुछ कंफर्म करना है तुमसे। नेहा गंभीर आवाज़ में बोली। पूछो, मैं सुन रहा हूँ। कबीर अपना चेहरा हथेली पर टिकाकर प्यार से बोला। ये पेपर में किसी बाहर के लापता होने की खबर है कुछ दिनों से। नेहा इतना ही बोली कि कबीर हड़बड़ा गया। उसका सिर हथेली से फिसल गया। तो वो इतना ही बोला, शायद ये लड़की हमारे एंगेजमेंट में आई थी, वो भी तुम्हारे साइड से। नेहा याद करते हुए बोली। कबीर से इस नए रिश्ते में झूठ नहीं बोला गया, इसलिए वो मना नहीं कर पाया कि ये वो नहीं थी। और फिर एंगेजमेंट की वीडियो में बाहर नज़र आ ही जाती उसे बाद में, लेकिन वो उसे इतना लंबा चौड़ा सच भी नहीं बता सकता था। ये वही थी। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, और तुम अभी के लिए इतना याद रखो। नहीं, याद मत रखो, भूल जाओ कि तुमने इसे कहीं भी कभी भी देखा था। कबीर ने समझदारी दिखाते हुए कहा। लेकिन ऐसा क्यों? नेहा ने पूछा। मैंने कहा ना, इस बारे में कोई सवाल नहीं, पूरी तरह से भूल जाओ इस बात को। कबीर थोड़ा सीरियस होकर बोला। तो नेहा खामोश रह गई। तो कबीर उसका मन ठीक करने को बोला। तुम अभी बस मुझे याद रखो। ठीक है, कहकर नेहा मुस्कुराई। इधर वेद और बाहर में अब कुछ बातें हंसते मुस्कुराते हुए भी होने लगी थी। फिर आखिर में वेद शक्ति से कोई बात कहता तो वही बाहर चुप हो जाती। दिन पर दिन गुजर रहे थे, लेकिन वेद अभी कई बातों में उलझा हुआ था। शाम के समय वेद सीधे घर ना जाकर कबीर और माधव के साथ कहीं बाहर खाने चला गया। उसने बाहर को घर के मोबाइल पर कॉल करके बता दिया कि वो कबीर और माधव के साथ है और डिनर बाहर ही करेगा, तो वो अपने लिए कुछ बनाकर खा ले और उसके इंतजार में ना जागे। बाहर ने कहा कि वो भी साथ आएगी, लेकिन वेद ने साफ मना कर दिया और बाहर ने हुँ कहकर कॉल रख दिया। उन तीनों ने बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया और उदयपुर में झील किनारे घूमकर आए। उनके लौटते वक्त आधी रात हो आई थी। वेद स्लो ड्राइव कर रहा था। कार में गपशप चालू थी। वो तीनों ही बातों के दौरान हंस रहे थे। अरे यार, चुप भी रहो, ड्राइव करने दो मुझे, वेद हंसते हुए ही बोला और सामने निगाह घुमाई, लेकिन सामने देखते ही उसकी हंसी रुक गई। बाइक पर शौर्य जा रहा था और उसके ठीक पीछे बाइक पर दैविक था, वही काली जैकेट पहने। हे, उधर देखो दोनों, वेद ने झट से कहा। लेकिन तब तक वो एक गली में मुड़ गए। कहाँ? उन दोनों ने पूछा। लेकिन वेद ने उनके सवाल का जवाब दिए बिना कार की स्पीड बढ़ाई और उनके पीछे उस गली में मुड़ने को हुआ। लेकिन बदकिस्मती से गली इतनी संकरी थी कि उसमें कोई कार लेकर जा ही नहीं सकता था। वेद ने एकदम से ब्रेक लगाए। आगे गली में अंधेरा था, जिस वजह से कुछ नज़र भी नहीं आया। अब वो पैदल तो उनका पीछा नहीं कर सकते थे। हर बार क्यों होता है ऐसा कि वो पलक झपकते ही निकल जाता है? वेद ने अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारा, जिससे तेज हॉर्न बजा। क्या हुआ? कौन था? कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। दैविक था, तुम दोनों ने नहीं देखा? वेद बोला। शायद तू उसे कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा है, इसलिए वो तुझे नज़र आता है, माधव ने दांत दिखाते हुए कहा। वो सच में था यार, तुम्हारे देखने से पहले ही निकल गया। और वो? वेद अटका। क्या? कबीर ने पूछा। वो शौर्य के पीछे था, मैं पहचान गया उसे, क्योंकि मैंने देखा था मार्केट में उन तीनों को ही, जब वो बाहर की तस्वीर लेकर पूछताछ कर रहे थे, वेद ने कहा। लेकिन वो शौर्य के पीछे क्यों था? माधव ने ठोड़ी पर उंगली रखकर पूछा।
तो वेद और कबीर दोनों ने उसे घूरा। मत बताओ यार, लेकिन ऐसे मत देखो, माधव डरता हुआ बोला और उनकी नज़रों से बचने के लिए खिड़की से बाहर झांकने लगा। वेद ने हथेली में अपना सिर दबा लिया। अब पता नहीं क्या होगा। वो तीनों घर पहुंचे। बाहर सो चुकी थी। वो तीनों भी सोने के लिए वेद के कमरे में चले गए। अगली सुबह वेद सुबह पहले ही अखबार के पन्ने उलट पुलट रहा था, जैसे कुछ जानी पहचानी खबर ढूंढ रहा हो, और जैसे उसे यकीन था कि आज उसे फिर अचंभित होने जैसा कुछ मिलेगा। तभी कबीर भी हॉल में आ गया। उसे यूं अखबार उलट पलट करते हुए देखा तो वो उसे पूछने को हुआ, लेकिन फिर उसे समझ आ गया कि वो क्या ढूंढ रहा होगा। वेद ने पूरा अखबार देखा और फिर चैन की सांस लेता हुआ बोला, थैंक गॉड, ऐसा कुछ नहीं हुआ फिलहाल। कबीर ने दिमाग दौड़ाया और बोला, रिलैक्स मत हो, वो आधी रात के बाद की बात है। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो आज के न्यूज़पेपर में कैसे आएगी। तू रुक 1 मिनट, कहकर उसने फ़ोन निकाला और देखने लगा। वेद वापस चौकन्ना हो गया। उसने तो ये बात सोची ही नहीं थी। वाकई कुछ दिन की घटनाओं से उसके दिमाग को अशांत कर दिया था। कबीर उदयपुर की हाल ही की खबरें देखने लगा। वो स्क्रॉल किए जा रहा था, फिर एकदम से उसकी उंगली ठहर गई। उसने थरथराते होठों से लंबी सांस बाहर छोड़ी। उसने फ़ोन की स्क्रीन वेद की तरफ कर दी। वेद का मुंह एक बार फिर खुला और आंखें फटी की फटी रह गई। जो वो सोच रहा था वो सच में हुआ। शौर्य सिंह भी मारा जा चुका था, ठीक उसी तरीके से और ठीक उसी जगह पर। वेद ने अपना सिर पीछे सोफे पर टिका दिया। अब तक उसे सिर्फ शक था, लेकिन अब पूरा पूरा यकीन था कि ये सब दैविक ही कर रहा था। तू तू सही था यार, ये सब वही कर रहा है। कबीर अचंभित सा बोला, ये सब हो क्या रहा है। एक मैं हूँ जो चाहता है कि जल्द से जल्द ये गुत्थी सुलझे, और एक दैविक है जो सब उलझाता जा रहा है। वेद आंखें मूंदे हुए बोला, बहार को बताए क्या ये सब। कबीर ने पूछा, नहीं अभी नहीं। उसके भाई चाहे जितने बुरे हो, लेकिन उनकी मौत की बात सुनकर उसे दुख होगा। वेद ने कहा, लेकिन ये सब उससे छुपा तो नहीं रह पाएगा ना। कबीर ने कहा, अभी उसके पिता भी बाकी है। उनकी जान लेने से पहले अगर हम दैविक को पकड़ ले तो शायद उसे कुछ समझा सके, या शायद बाहर से मिलकर वो अपना इरादा बदल ले। वेद ने अपनी उंगलियां ललाट पर चलाते हुए कहा, यार कुछ नहीं कर सकते हम। तू खुद सोच, उसने एक के बाद एक मर्डर कुछ दिनों में ही कर दिए। उसे पुलिस का भी डर नहीं है। नहीं तो क्या किसी की इतनी हिम्मत हो सकती है कि इतने से दिनों के अंदर दूसरे मर्डर को भी सेम जगह अंजाम दे सके। कबीर ने कहा, तू सही कह रहा है। वो कहती है कि दैविक मासूम है। ये है उसकी मासूमियत। कल बेझिझक सौड़े के पीछे था वो, उसकी जान लेने के लिए। जगह तक नहीं बदली उसने। वेद ने सिर पकड़ा हुआ था। बहुत उलझा हुआ है ये मामला। बाहर की माने तो दैविक की शख्सियत ऐसी थी कि वो किसी को चोट तक नहीं पहुंचा सकता, और जिस दैविक को तूने देखा है वो इतना खतरनाक साबित हो रहा है। कबीर फोन लेकर वापस उस खबर को देखते हुए बोला, सौड़े के जिस्म पर कोई चोट के निशान नहीं थे। शायद उसकी जान भी दम घोट कर ली गई थी। वेद अब परेशान होकर झल्लाया, हम लोग क्यों इतना दिमाग खपा रहे हैं यार। हम लोगों का इन सब से कोई मतलब नहीं है। हमारा ना तो दैविक से कोई रिश्ता है और ना ही बाहर से। फिर क्यों हम ये सब सोच रहे हैं। कबीर भी उसकी बात खत्म होते ही बोला, देख, मैं दैविक को नहीं जानता तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, बट बाहर दोस्त है मेरी। अब उससे तेरा कोई रिश्ता ना सही, लेकिन मुझसे तो दोस्ती का रिश्ता है। तो मेरा परेशान होना तो बनता है, तेरा तू जाने। लेकिन इन कुछ महीनों में बहुत बदलाव लग रहे हैं मेरी ज़िंदगी में। बहुत व्यस्त लगता है दिमाग इन सब बातों से। मैं बस इतना चाहता हूँ कि दैविक जल्द से उसे यहाँ से ले जाए, ताकि मेरी ज़िंदगी फिर से सामान्य हो सके। उसके बाद दैविक जाने और बाहर जाने। वेद अब परेशान था, बाहर के यहाँ होने से भी और उसके जाने की बात से भी। आर यू सीरियस। दैविक खूनी है। हाँ, माना कि वो क्रिमिनल्स की ही जान ले रहा है, लेकिन जान लेना कोई आम बात नहीं है। वेद, तू बाहर को उसके साथ जाने देगा। कबीर ने गंभीर होकर पूछा। वेद ने उसकी बात सुनकर उसे देखा, फिर कुछ पल के लिए ठहर कर बोला, जाने दूंगा का क्या मतलब। मैं कौन होता हूँ उसे रोकने वाला। और फिर बाहर खुद भी कहती है कि वो दैविक से प्यार करती है, चाहे वो प्यार के नाम पर उसकी जिद ही क्यों न हो। तो तू ही तो कहता है कि वो दोनों बस दोस्त है। बाहर बेवजह ही जिद में आकर उसे अपना प्यार मान बैठी है। कबीर ने कहा, फिर एक पल रुका और वापस बोला, वेट, तू कब से बाहर को उसके नाम से बुलाने लगा। इस बार पागल लड़की कहकर नहीं बुलाया। कबीर ने तिरछा मुस्कुराते हुए पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया था। वो 5 महीने होने को आए हैं उसे इस घर में। अब मैं क्या उसे चिढ़ता ही रहूँगा।
वेद ने नज़र फेर कर कहा, हाँ सही कह रहा है। आई होप कि आखिर में जो भी हो वो अच्छा हो। कबीर ने कहा। तब तक माधव भी आ गया। क्या बात कर रहे हो तुम दोनों सुबह सुबह? माधव अंगड़ाई लेकर बोला। वेद ने कबीर की तरफ नामे गर्दन हिला दी कि माधव से ये सब डिस्कस ना करे। वैसे भी उसे कुछ समझ में आने वाला नहीं था। कबीर ने आंखें झपका दी, फिर माधव से बोला, यही बातें कर रहे थे कि अब माधव की बारी है एंगेजमेंट करने की। माधव ने खुश होकर उसे देखा। हैं, सच में? वो कबीर के बगल में बैठता हुआ बोला। हाँ सच में, सोच रहे थे कि हम ही लड़की ढूंढ देंगे तेरे लिए। कबीर बोला, यार तेरा युगों युगों तक भला हो। पता है मैंने तेरी एंगेजमेंट में भी बहुत ट्राई किया था, लेकिन कोई इम्प्रेस ही नहीं हुई। माधव मायूसी की शक्ल लेकर बोला। तो वो दोनों हंस पड़े। कोई बात नहीं, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी। वेद उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। कबीर और माधव बात करने लगे और वेद बैठे बैठे सोचने लगा कि अब वो दैविक के मिलने से पहले इस मामले को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होगा। जब दैविक मिलेगा तो इस बात की पूरी संभावना होगी कि बाहर का दिमाग अपनी सही जगह पर आ जाए। तभी वो दैविक की सच्चाई उसे बता देगा। फिर उसके बाद ये बाहर का फैसला होगा कि उसे कहाँ जाना है, दैविक के साथ या कहीं और। कुछ दिन गुजरे। फिर एक दिन वेद ऑफिस से लौटकर अपने कमरे में गया। फिर कुछ ही पलों में वापस नीचे भी आ गया। बाहर। उसने नीचे हॉल में आकर बाहर को आवाज़ दी। अब वो उसे उसके नाम से ही बुलाने लगा था। तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। बाहर अपने रूम से निकलते हुए बोली। ये रेखा दीदी आजकल ऊपर सफाई क्यों नहीं करती? ऊपर के सारे कमरे और मेरा कमरा भी साफ नहीं है 2 दिन से। वेद अपनी घड़ी उतारकर टेबल पर रखता हुआ बोला। वो तो 2 दिन से नहीं आ रही है, बाहर ने बताया। फिर हॉल और किचन में सफाई कैसे है? वेद अपने चारों ओर निगाह घुमाता हुआ बोला। जहाँ सारी चीज़ें व्यवस्थित रखी हुई थी वो यहाँ से ये सब मैंने साफ कर दिया था, लेकिन मैं ऊपर नहीं गई, बाहर हिचकिचाते हुए बोली। वेद के चिल्लाने का डर जो था। रेखा दीदी ने तुम्हें कुछ कहा था छुट्टी के बारे में? वेद ने उसे हिचकिचाते देख कहा। नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बाहर ने कहा और डाइनिंग टेबल की तरफ जाकर वहाँ रखे फ्रूट्स काटने लगी। वेद ने फ़ोन निकालकर कॉल मिलाया। हेलो रेखा दीदी। हाँ, आप 2 दिन से नहीं आ रही है, कोई दिक्कत? लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती है? एक बार मुझे बता तो दिया होता। हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे इन्फॉर्म तो किया होता आपने। ठीक है, कोई बात नहीं। वेद ने बात करके कॉल काट दिया। क्या हुआ? बाहर ने बात खत्म होते ही पूछा। वो उन्हें कहीं ज़्यादा सैलरी मिल रही थी तो वेद रुका, फिर वापस बोला। उन्होंने मुझसे कहा होता तो मैं पैसे बढ़ा देता, या फिर उन्होंने बताकर काम छोड़ा होता तो मैं पहले ही एडजस्ट कर लेता। वेद आकर डाइनिंग टेबल पर बाहर के सामने की कुर्सी पर बैठ गया। बाहर ने उसकी शक्ल देखी। हे, ऐसे क्या देख रही हो? वेद ने उसके काटे हुए फल खाते हुए पूछा। देख रही हूँ कि आजकल तुम बेवजह की बातों पर तो क्या, वजह वाली बातों पर भी गुस्सा नहीं कर रहे। बाहर ने अपना चेहरा हाथ पर टिकाते हुए कहा। आजकल मेरी ज़िंदगी में कुछ बातें मेरे गुस्से से भी तेज हो रही है। मेरी एनर्जी शायद उन्हीं बातों में खर्च हो जाती है। वेद ने नज़रें फेर कर शांति से कहा। मुझे समझ नहीं आए तुम्हारे ये भारी भरकम शब्द। बाहर अपना सिर खुजाती हुई बोली। तो वेद दूसरी तरफ देखते हुए ही मुस्कुरा दिया। समझाओ मुझे इसका मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? बाहर उसके चेहरे को देखने की कोशिश में बोली, लेकिन उसे वेद की मुस्कुराहट नज़र नहीं आई। तुम्ही ने कहा ना कि समझ नहीं आया तो नहीं समझ आएगा, रहने दो। वेद ने अब उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन उसने उसके सामने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रखी। मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। हाँ, वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोली। तुम जितनी पागल हो उसी में आधी दुनिया को पागल कर सकती हो। इससे ज़्यादा पागल होकर क्या पूरी दुनिया को पागल खाना बनाओगी? वेद ने कहा। हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ना तुमसे बात ही नहीं करूँगी। बाहर को उसकी बात सुनकर गुस्सा आया तो वो मुंह फेर कर बैठ गई। वेद ने थोड़ा तिरछे होकर उसका चेहरा देखा। बाहर के होठ हिल रहे थे, मतलब वो अपने आप में कुछ बड़बड़ा रही थी। हे, तुम तो शायद नाराज हो गई, कहकर वेद कुर्सी से उठा और उसकी तरफ आया। फिर अपने घुटनों पर हाथ रख थोड़ा नीचे झुककर उसके चेहरे का जायजा लिया कि क्या सच में उसके चेहरे पर नाराज़गी है। मैं तो हमेशा ही पागल कहता हूँ, नाराज़ क्यों हो रही हो? क्या हुआ है? वेद ने उसके चेहरे को यूं ही देखते हुए कहा। तो बाहर का मुंह आश्चर्य से खुल गया। मेरी छोरो, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा? वो आश्चर्य से बोली। तो वेद फटाफट सीधा खड़ा हो गया। उसे अपना ही बिहेवियर अजीब लगा। गलतफहमी मत पालो पागल लड़की, उसने जानबूझकर गंभीर आवाज़ में वापस पागल लड़की कहकर
संबोधित किया ताकि बहार को और खुद को भी विश्वास दिला सके कि वो वही वेद है, शुरुआत वाला। गलतफहमी नहीं है, लेकिन तुम ऐसे करोगे तो किसी को भी हो जाएगी, बहार ने कहा। वेद वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अच्छा, मतलब तुम्हें दैविक से इतनी भी उम्मीद नहीं कि तुम्हारी नाराजगी से उसे फर्क पड़े? वेद ने पूछा तो बहार एकदम से कहने को हुई, नहीं, दैविक को मेरी नाराजगी से बहुत फर्क पड़ता था, लेकिन तुम। वो इतना बोलकर ठहरी तो वेद सीधा होकर बैठ गया। उसे लगा कि बहार को शायद देव और वेद में फर्क समझ आ गया है। शायद अब वो कहेगी कि तुम दैविक नहीं हो। हाँ, मैं। आगे बोलो, वेद उत्सुकता में बोला। तुम अब बदल गए हो, वो पहले वाले दैविक नहीं रहे। उसने बात पूरी की तो वेद वापस कुर्सी पर पसर गया। बहार तो उसकी सोच पर पानी फेर चुकी थी। तुम रहने ही दो, वेद ने थकी आवाज में कहा। अच्छा, एक बात पूछूं? बहार ने कहा। वेद ने बस इतना ही कहा। वो रेखा दीदी तो अब आएंगी नहीं, तो क्या मैं ऊपर वाले कमरों की सफाई कर सकती हूँ? बहार ने डरते डरते पूछा। उसे वेद का भरोसा जो नहीं था कि वो किस बात पर चिल्लाने लगे। उसकी इस बात पर वेद ने उसे देखा तो वो बात की सफाई देकर बोली, वो मैं पूरे दिन खाली ही रहती हूँ, फिर अगर कुछ काम कर लूँ तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन तुम चाहो तो तुम जो मर्जी करो, बस किसी चीज़ को सुधारने के नाम पर बिगाड़ मत देना। वेद ने हाँ या ना में जवाब नहीं देकर ये फैसला उसी के ऊपर छोड़ देना सही समझा। मतलब मैं कर लूँ ना? वो खुश होती हुई पूर्ण सहमति लेने की कोशिश में बोली। मैंने कहा ना, तुम्हारी मर्जी है। वेद ने वही बात दोहराई तो बहार को जवाब मिल गया। अगले दिन सुबह वेद लेट उठा। वो जल्दबाजी में तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकलने लगा। हालांकि ऑफिस उसी का था, लेकिन आज उसकी ज़रूरी मीटिंग थी। वो जल्दीबाजी में नीचे आया और बाहर के कमरे में जाने लगा ताकि उसे बता सके कि वो नाश्ता बाहर ही कर लेगा। लेकिन बाहर भी जल्दीबाजी में बाहर आ रही थी। दोनों दरवाजे पर आते आते जोर से टकराए। बाहर के टकराने से वेद को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वेद से टकराकर बाहर पीछे की ओर गिरने को हुई। वो गिरती उससे पहले ही वेद ने ऑफिस बैग छोड़कर उसके हाथ को पकड़ा और जोर से खींचा। अगर वो नहीं खींचता तो बाहर के साथ वो भी गिरता। बाहर का सर वेद के सीने से आकर टकराया। ये सब कुछ इतना जल्दीबाजी में हुआ कि संभलने के लिए वेद ने बाहर पर कब बाहों का घेरा बना लिया, इसका आभास उसे खुद भी ना हुआ। वेद ने बाहर को अपनी बाजुओं में भर लिया था। बाहर के दोनों हाथ वेद के सीने पर ठहरे थे। उसे तो अब तक समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, लेकिन वेद को अपनी स्थिति का आभास होते देर न लगी। वो बाहर को छोड़कर 2 कदम पीछे हो गया, फिर खुद के चेहरे पर आई शर्म को छिपाने के लिए झुककर बैग उठाने लगा। ना जाने इस लम्हे में वो गुस्सा होने की बजाय शक पका क्यों गया था। वो जल्दी से बैग उठाकर जाते हुए जानबूझकर गुस्से से बोला, संभल कर चला करो, हर वक्त मैं नहीं संभालूंगा तुम्हें। तुम क्यों बदले ये तो पता नहीं, लेकिन बाहर की आवाज़ सुन वेद के कदम ठहर गए। बाहर आगे बोली, तुम्हारी मासूमियत देखकर तो कभी ये एहसास नहीं हुआ था, लेकिन तुम्हारे इस स्वभाव से पक्का मुझे वो आगे कुछ बोलती उससे पहले वेद गरजा, हे शट अप, चुप करो, हाँ मुझे वक्त नहीं है कुछ सुनने का। वो बाहर के लफ्ज़ों को अपने गुस्से से दबाता हुआ निकल गया। बाहर निकलते वक्त वो सोच में पड़ गया था कि जिसे वो अब तक मुसीबत समझ रहा था वो दैविक के बदले कहीं उसके हिस्से की ना होने लगे। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।